Good morning, dear students. Today we are dealing with the lecture number 104B, necrosis and apoptosis. इसकी स्पेलिंग है APOPTOSIS। एपोप्टोसिस नहीं बोलना है आपने, P साइलेंट रहेगा, एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस आपने देखा है कि जब पैथोलॉजी होती है तो एक नेक्रोसिस इंजरी के बाद एक रूट है जिससे सेल डेथ होती है, एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है। इसी प्रकार एपोप्टोसिस जो फिजियोलॉजिकली भी होता है और पैथोलॉजिकली तो होता ही होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब स्वस्थ, किसी सेल की डेथ होना स्वस्थ प्रक्रिया का भी हिस्सा है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं फिजियोलॉजिकल। और नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस इट हैपन्स while there is injury to the cell, and after injury when cell cannot bear the stress, it will respond. Earlier we have seen it respond as adaptation. One response was adaptation, second was cell injury, either reversible or irreversible. Third thing which happens to as a response to that injury is intracellular accumulations. We have seen 4 type of accumulations yesterday. First we have seen the swelling, then we have seen accumulation of carbohydrates, accumulation of glycogen, और this accumulation of fat, जो फैटी लीवर फैटी चेंज अपन ने देखा कल। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे एक्यूमुलेशन है, ये रेस्पॉन्सेस हैं। जब सेल के ऊपर इंजरी होती है, कोई स्ट्रेस होता है, तो हमारी सेल्स जो है रिस्पॉन्ड करती हैं शरीर। तो उन रेस्पॉन्सेस जब ये एक्यूमुलेशन और फैट डिपोजिशन सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं, तो उस समय जो सेल होती है उस ऑर्गन की पर्टिकुलर उसकी स्थिति क्या है टिश्यूज़ की, उसके आधार पर सेल को जो है किल किया जाता है। अगर बीमारी की वजह से हो रहा है तो वो नेक्रोसिस है, और अगर हेल्दी सिचुएशन में है तो मतलब शरीर चाहता है, शरीर की बॉडी के पास ऐसे जीन्स हैं जिनकी मदद से सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, वो एक्सेस में होती है, तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस इज ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ। कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो एक तरह से इंडिकेटर होते हैं कि अब सेल का डेथ होगा इन ए लिविंग टिश्यू फॉलोइंग एक्सट्रीमली हार्मफुल इंजरी। जब बहुत ही हार्श कोई इंजरी लग जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, और वो इंडिकेटर होते हैं, वो सूचक होते हैं कि अब सेल का डेथ होगा। अब इसके कारण क्या हैं, आपने लेक्चर नंबर 103 के अंदर देखा था कॉजेटिव एजेंट्स। ठीक है, जिसमें आपने देखा था केमिकल एजेंट और फिर रेडिएशन देखा, नाना प्रकार के रीजन्स आपने वहाँ देखे, वो सारे के सारे कारण थे सेल इंजरी के। सो ऑल द काजेज ऑफ सेल इंजरी इफ सीवियर, ठीक है, परसिस्टेंट, कुछ समय तक चलते हैं, कैन काज नेक्रोसिस। वो सारे के सारे कारण जो सेल इंजरी को काज करते हैं और लंबे समय तक वो बने रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्रोसिस कर सकते हैं। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ है, आप ये समझ लो बस, और एपोप्टोसिस का मतलब भी सेल डेथ है। नेक्रोसिस बीमारी के रिस्पॉन्स में जो डेथ हो रही है, और एपोप्टोसिस जो है शरीर खुद इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर और प्रोग्रामिंग से डेथ होती है। मॉर्फोलॉजी अगर देखें हम नेक्रोसिस की, तो जो चेंज आता है वो 3 प्रकार का चेंज बताया गया उसके अंदर। कौन कौन सा, जो जनरल चेंजेस occurring in necrotic cell irrespective of type of necrosis, मतलब कैसा भी नेक्रोसिस हो, ठीक है, वो चेंजेस जो हैं वो 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, जैसे
साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज आएगा। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जो सेल के अंदर तरल पदार्थ होता है और मेम्ब्रेन के अंदर जिसमें सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस आना, जैसे इंक्रीज इजिनोफिलिया बोल देते हैं, ए हाई लेवल ऑफ डिजीज फाइटिंग डब्ल्यूबीसी सेल्स इज टर्म्ड इसिनोफिलिया। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या आप हमें ज़्यादा दिखाई देती है, इसका अर्थ है इसिनोफिलिया है। फिर न्यूक्लियर चेंज दिखाई देता है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर चेंज है, दिस मे टेक अप एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पैटर्न्स। देखिए साइटोप्लाज्म में चेंज आ गया, न्यूक्लियस में चेंज आ गया, ठीक है, दोनों पर स्ट्रेस आ गया, सेल डेथ होगी, चाहे वो नेक्रोसिस से हो या एपोप्टोसिस से हो। हम बात कर रहे हैं नेक्रोसिस की। तो इन 3 स्थितियों के अंदर से न्यूक्लियर चेंज या तो पिक्नोसिस होगा या कैरियोलाइसिस होगा या कैरियोरेक्सिस होगा। इन तीनों में से एक स्थिति जरूर होगी, ठीक है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि सेल डेथ होती है। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर जो है उसकी एक्टिविटीज़ का सेंटर है, होता है सेल का। पढ़ने इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो न्यूक्लियर के अंदर 3 प्रकार के बदलाव आएंगे, ठीक है। कोई एक प्रकार अगर आ गया तो इसका मतलब नेक्रोसिस हो रहा है। फर्स्ट इज पिक्नोसिस। इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस अपीयर एज सॉलिड, श्रंकन मतलब इकट्ठा हुआ, सिकुड़ा हुआ। एंड ब्लू इन स्टेन्स, जो स्टेन जब यूज करते हैं तो ब्लू स्टेन जो है, तो ये एक बेसोफिलिक लुक आता है इसके अंदर, मतलब एक जैसे इंक की ड्रॉप होती है ना, वैसा आपको एक सॉलिड न्यूक्लियस दिखाई देता है पिक्नोसिस में। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिकुड़ जाती है, मतलब जो सामान ज़्यादा, जो सेल ऑर्गेन, जो अपने न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल था वो ज़्यादा एरिया में था, अब कम के अंदर वो श्रिंक हो गया है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। ये डायग्राम जो है आगे, इसमें डायग्राम नहीं लिया गया वो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अलग से वो डायग्राम में डाल दूंगा ये तीनों कंडीशन। दूसरा है कैरियोलाइसिस। ये क्या, बेसोफिलिक स्टेन प्रोग्रेसिवली फेड्स एंड लीड्स टू गोस्ट न्यूक्लियाई। गोस्ट न्यूक्लियाई, गोस्ट माने बहुत बड़ी न्यूक्लियाई, ठीक है। जो ये जो बेसोफिलिक करेक्टर था वहाँ आपने देखा था श्रिंक हो रहा था, और यहाँ अब एक बहुत ही बड़ा आकार जो है न्यूक्लियस ले लेती है। और तीसरा है कैरियोरेक्सिस। द पिक्नोटिक न्यूक्लियस, जो आपने शुरू में देखा था फर्स्ट वाले में, जो श्रिंक हो गई थी वो ब्रेक हो जाएगी इनटू मैनी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की स्थितियाँ आएंगी। फर्स्ट पिक्नोसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस श्रिंक हो जाती है इंजरी की वजह से। दूसरा कैरियोलाइसिस, एक जो न्यूक्लियस है वो फूल जाती है और प्रोग्रेसिवली वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, गोस्ट न्यूक्लियाई कहा है इसलिए उसको। और अगर ये स्थिति हुई, अगर ना हुई तो तीसरी स्थिति हो सकती है ड्यूरिंग इंजरी, जब नेक्रोसिस चल रहा होगा, तो वो होगा कैरियोरेक्सिस। मतलब जो पिक्नोसिस हुआ था वो न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट के बिखर जाएगी। तो ये 3 स्थितियां हैं जब नेक्रोसिस होता है, जब सेल डेथ होती है ड्यू टू डिजीज। तो इन 3 स्थितियों में से किसी एक स्थिति के अंदर अगर न्यूक्लियस आ गई तो सेल डेथ जो है हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्रोसिस के पैटर्न क्या हैं, देखने में कैसा लगता है। जो ये नेक्रोसिस होता है, ये हमारे पास 6-7 प्रकार हैं इसके, जो नेक्रोसिस के, ठीक है, वो हमने देखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है आपने, कि जब आपको बताया कि 3 स्थितियां, पहली पिक्नोसिस, दूसरी आपका कैरियोलाइसिस और तीसरा कैरियोरेक्सिस, ये न्यूक्लियस के साथ ये बदलाव आता है, और दूसरा साइटोप्लाज्म में भी बदलाव आता है, वो आपको बताया जैसे पहले। तो अब जब ये सब चल रहा होगा, पेशेंट उसकी बायोप्सी करके देखें जिस ऑर्गन की उसकी पेशेंट की समस्या है, ठीक है, तो हमें वो इंजरी का जो टिश्यू नेक्रोसिस का जो पैटर्न है वो 7 प्रकार का, 8 प्रकार का हो सकता है,
ठीक है, उसको अलग अलग नाम दिया गया। किस आधार पर नाम दिया गया कि वो जो हिस्टोलॉजिकल करेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं मौके पर, ठीक है, उसके आधार पर। सो टाइप्स या पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस प्रिंसिपली 5 प्रकार मानती हैं ज़्यादातर किताबें, लेकिन हमने 7-8 टाइप इसके अंदर आपको बताएं, ठीक है। ये पॉपुलर टाइप है नेक्रोसिस के। पहला जो आता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसका अर्थ क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस काज्ड बाई इरिवर्सिबल फोकल इंजरी। ये इनका कहना है कि ये एक नेक्रोसिस है, इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार ये नेक्रोसिस शुरू हो गया तो सेल डेथ होगी ही होगी, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। काजेज क्या है इसके? सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो का रुक जाना, जिसको आप इस्केमिया कहते हैं। लेस ऑफन फ्रॉम बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट। अगर बैक्टीरिया और केमिकल एजेंट की हम बात करें तो वो तो इसके कारक कम है, लेकिन इस्केमिया जो है मोस्टली समस्या होता है। तो कॉमनली जो ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो हैं आपके हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया। इसकी जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनकी डेथ जो है कोगुलेटिव पैटर्न को अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर ग्रॉसली हम देखें तो कैसा होता है? फोसाई ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन अर्ली स्टेज आर पेल। फोसाई माने केंद्र, फोकस। जो नेक्रोसिस का केंद्र है वो हल्का पेल होता है, फर्म होता है, मतलब दिखता जरूर है, एंड स्लाइटली स्वोलन, और थोड़ा वो फूला हुआ होता है। विद प्रोग्रेशन दे बिकम मोर येलोइश। फिर जो हल्का पीला था उससे पूरा येलोइश बन जाता है, ठीक है, और श्रिंक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। तो देखिए, जब आप किसी ऑर्गन का स्लाइड बनाकर देखोगे, उसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करोगे, तो देखने में अगर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बिंदु होंगे तभी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो स्टैंडर्ड पॉइंट है कि बाहर से देखने में ये एक ऐसा लगता है कि जो हल्के पीले रंग का जो इसका केंद्र होता है, फर्म होता है और स्वोलन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है, ये स्थिति नेक्रोसिस आगे बढ़ता रहता है। प्रोग्रेस करती है मतलब घंटों में, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कितना पुराना है उसके हिसाब से ये प्रोग्रेस करता है, और ज़्यादा पीला पड़ता चला जाता है और साथ में श्रिंक होता चला जाता है। तो कोगुलेटिव जो नेक्रोसिस है, ठीक है, इज ए कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच द आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यू डेज। जब ऐसी जो सेल है जिसकी ये डेथ होने जा रही है ड्यू टू कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसकी जो बाउंड्री वाल है या मेम्ब्रेन आप कहें, वो एक प्रकार का स्थिर रहता है, ठीक है। तो मतलब कई दिनों तक उस ऑर्गन के अंदर वो ड्राइनेस पड़ी रहेगी। ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज नोन एज इन्फाक्ट। वो जो एरिया है उसको हम इन्फाक्ट बोलते हैं, INFACT, इन्फाक्ट। कोगुलेटिव नेक्रोसिस कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल्स इनटू देयर टॉम्बस्टोन्स। टॉम्बस्टोन मतलब आप जैसे जानते हो कि अशोक के टॉम्ब हुआ करते थे, आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर। तो मतलब एक यादगारी चिन्ह आपने ऊपर देखा ना, इसकी आउटलाइन बाउंड्री कुछ दिनों के लिए बनी रहती है, अंदर का जो मटेरियल है वो ड्राई हो चुका है, कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, वो डिग्रेड हो चुका है। तो ये उसके एक स्मारक बन के रह जाते हैं। सेल टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, cell type can be recognized for few days, but their cytoplasmic and nuclear details are lost। कहते कि अगर सेल की डेथ भी हो चुकी है नेक्रोसिस के अंदर, फिर भी उसके जो लॉस हुआ है उसके आधार पर जो बाउंड्री है उसको ध्यान में रखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस टाइप की सेल थी, स्क्वेमस थी, इपिथेलियम थी, कैसी थी। लेकिन जो इसकी साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे डिग्रेड हो जाते हैं, और ये ड्राई टाइप का नेक्रोसिस है, इसके अंदर पस वगैरह नहीं होती, ठीक है। नेक्रोज सेल्स आर स्वोलन। जो जिन सेल्स का नेक्रोसिस होता है
ठीक है, वो स्वोलन होती हैं एंड बिकम लार्ज। फिर व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ड्यूरिंग कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आपका ये जो चेंज आया है, ठीक है, ये किस वजह से आता है? दो प्रोसेस से होता है। नंबर एक, डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और दूसरा है एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल। जो सेल थी उसके जो एंजाइम्स थे, जो आपके लाइसोसोम से रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सारे के सारे जो सेल का मटेरियल था उसको खा गए। ठीक है, तो ये एक डेड इनफाक्ट है। तो कुल मिलाकर जो आपका कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, ये एक प्रकार का ड्राई नेक्रोसिस होता है। सेल का साइटोप्लाज्म वगैरह सारी चीज को जो है एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं। और दूसरा कारण होता है कि इसका जो प्रोटीन होता है वो डीनेचुरेट हो जाता है। मोटे मोटे ये दो कारण हैं आपके जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस को डिफाइन करते हैं। अब दूसरा आपका आता है, एक बार आपको आगे चल के मैं थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, किडनी का दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको देखिए, इसके अंदर लाइनिंग आपको सेल्स की दिखाई दे रही है ना, बाहर अंदर सेल्स खाली दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में वायबल रीनल टिश्यू आपको जिंदा टिश्यू दिख रही है, और राइट साइड में आपको नेक्रोटिक टिश्यू, ये जो खाली पड़े हैं जी, जो ब्लू ब्लू बीच में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और सेल अंदर से ड्राई है, इसके अंदर कोई पस वगैरह या ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप के जो नेक्रोसिस को कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। और दूसरा आपका आएगा ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस। ये देखिए, ये गीला होगा, इसके अंदर पस भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये सीन कैसा बनेगा। लेफ्ट साइड में आपको ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस शो किया हुआ है, राइट साइड में आपको ग्लायोसिस और ग्रेनुलेटेड टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये टूट रही हैं। ये ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, ब्रेन की सेल्स जो है इसको इफेक्ट होती है। और दूसरा ऐसा सीन कब आता है, अगर किसी के फोड़ा हो जाता है ना, तो उसमें भी ऐसी स्थिति, जिसको हम उसको एब्सेस बोल देते हैं उसको, तो उसके अंदर ये दूसरा जो टाइप का नेक्रोसिस है, जब पस पड़ जाती है शरीर के किसी हिस्से के अंदर, वो एक उदाहरण होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। और ये ब्रेन के अंदर होता है। और दूसरा जहाँ कोई शारीरिक बाहरी चोट लगती है ऐसे में। तो अब जो दूसरा हमारा टाइप है, दैट इज कोएगुलेटिव लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये रहा लिक्विफेक्शन, मतलब लिक्विफाई होना, या कोलुकेटिव नेक्रोसिस इसका नाम है। इसके कारण क्या है? इस्केमिक इंजरी टू सीएनएस। इस्केमिया क्या बताया था आपको? जब ब्लड पूरा नहीं पहुंचता, कम पहुंचता है, तो ब्रेन के साथ ऐसी समस्या आती है। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उसको हम इस्केमिक इंजरी बोल देते हैं। और एक आपको और बताया था हिपोक्सिक इंजरी, पहले पढ़ा था अपन ने, कारण पढ़ा था। उसका मतलब अपन ने क्या कहा था कि या तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो अब ये लिक्विफेक्शन का जो एग्जांपल है, जिसके अंदर पस पड़ती है, और एज कंपेयर टू कोगुलेटिव नेक्रोसिस, यहाँ पर जो है मॉइस्चर रहेगा। तो काजेस में आपने देखा इस्केमिक इंजरी टू सीएनएस। दूसरा आपने देखा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो हैं, ये भी जो इसके कारण हो सकते हैं। जब पस वगैरह डलती है ना, कोई जख्म हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पस वगैरह डलती है, उसमें तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका रहती है। चलिए, द टर्म, ये किसको कहोगे आप लिक्विफेक्शन? द टर्म इज अप्लाइड व्हेन द डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगोज सॉफ्टनिंग, वो सॉफ्ट होने लग जाती है डेड टिश्यू, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिक्विड विस्कस मास। अब एक लिक्विड विस्कस मास के अंदर वो जो टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले केस के अंदर जो है मॉइस्चर न होने की वजह से डेथ हुई, ठीक है, या वहां पर कोई फ्लूइड नहीं था। यहाँ पर क्या, जो कुछ भी है वो सारे का सारा फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है उसका। ऑर्गन्स जो इससे अफेक्ट होते हैं कौन कौन से? ब्रेन हो गया, एब्सेस,
एब्सेस का मतलब जैसे किसी को फफोला हो गया, मान लो हीट लग गई, तो उसको एब्सेस कह दोगे आप, ठीक है। तो वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, कहीं भी होगा, शरीर के अंदर हो, बाहर हो, स्किन के ऊपर हो, ठीक है। तो ये 2 जगह मेनली जो है इसकी अफेक्ट होने वाली है, जिसके अंदर ये पस डल जाती है। सो इसका द नेक्रोटिक एरिया इन द ब्रेन इज सॉफ्ट एंड सेंटर इज लिक्विफाइड। जब ब्रेन को ये इंजरी आती है, देखिए ब्रेन को इंजरी कब आएगी, एक बार ध्यान से समझ लो। हमने इस्केमिक इंजरी कही है ब्रेन की, इसका मतलब सीएनएस को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कम हो गया, तो हमने उसको कहा इस्केमिक इंजरी। मतलब ब्लड की कम सप्लाई से जो स्ट्रेस आया, ठीक है, और सेल्स अपने अपना 100% देना बंद कर दिया, 50% पर आ गई, 25% पर आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ ब्लड कम सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस्केमिया, ब्रेन के अंदर इस्केमिया की वजह से ऐसी समस्या आती है। तो अब इस इंजरी की अगर हम बात करें, उधर अपन स्लाइड भी देख के आए कि देखने में कैसी लगती है। ग्रोसली अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट, सॉफ्ट दिखाई देता है, विद लिक्विफाइड सेंटर, ठीक है। सेंटर के अंदर आपको लिक्विड दिखाई देगा, कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज, उसके अंदर वो सारे फ्रेगमेंट्स जो सेल ऑर्गेनल्स टूट गए हैं वो सब सारे दिखाई देते हैं। और बाद में ए सिस्ट वाल इज फॉर्म्ड, एक सिस्ट वाल बन जाती है, उसके अंदर चारों तरफ जो है एक आपको उसकी बाउंड्री दिखाई देगी। माइक्रोस्कोपिकली ये था, अगर आपने किसी ऑर्गन का अवलोकन वैसे किया भी, डॉक्टर हैं आप या डॉक्टर के साथ हैं, आपने देखा तो आपको देखने में ऐसा लगा कि पस पड़ रखा है, सारी जो डेब्रीज हैं, ठीक है, वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, कोई सेल ऑर्गेनल फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि सेल का ये दूसरा टाइप है नेक्रोसिस का, और ये सेल की जो है डेथ होने जा रही है। माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे, जो सिस्ट आपको दिखाई देता है ना, सिस्टिक स्पेस कंटेन्स नेक्रोटिक सेल डेब्रीज, वो जो नेक्रोसिस की वजह से जितने सेल के ऑर्गेनल्स ब्रेक हुए हैं उनके रिमेन्स आपको दिखाई देते हैं। एंड मैक्रोफेजेस फिल्ड विद फैगोसाइटोस्ड मटेरियल, और उसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो इन डेब्रीज को निगल लेते हैं, उनको खत्म करना होता है। द सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज। अब देखिए, एक टिश्यू का गुच्छा था, उसके बीच में ऐसी इंजरी लगी, तो उसके चारों तरफ तो वेसल्स थे, तो अंदर की सेल्स तो सब खत्म हो गई, तो बाहर जो सिस्ट की वॉल आपकी है उसके ऊपर क्या बचेगा, उसके ऊपर चारों तरफ आपको जो है प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज दिखाई देंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे बारीक बारीक, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगी वहां पर, एंड ग्लायोसिस। जो ग्लायोसिस आपका होता है भी, प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल्स होती हैं इन द केस ऑफ ब्रेन, एंड प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट इन द केस ऑफ एब्सेस कैविटी। और अगर कहीं किसी के फोड़ा वगैरह शरीर के ऊपर है तो वहाँ तो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट हो जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। और अगर ब्रेन की बात हो रही है, इस्मिक इंजरी टू सीएनएस की बात हो रही है, तो ऐसे में ये जो है ग्लायोसिस यानी कि प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल्स जो है वो दिखाई देंगे वहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आपने 2 टाइप के नेक्रोसिस देखे, पहला कोएगुलेटिव जो बिल्कुल ड्राई था, दूसरा लिक्विफेक्टिव जिसके अंदर लिक्विड लिक्विड था, पस वगैरह पड़ी थी, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट है ड्राई वाला, जिसको अपने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहा। ये डायग्राम आपको शो कर रहा है दूसरा, जिसके अंदर पस डला हुआ था, ठीक है, और ये आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दिखा रहा है, मतलब इस्केमिक ब्रेन की स्थिति है ये। तो हम आते हैं तीसरे वाले पर, दैट इज कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस का क्या अर्थ है? कैसियस मतलब जो पनीर नहीं होता, ड्राई पनीर चीज, ठीक है, उसकी तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको उस लुक के आधार पर कहा गया कि कैसियस नेक्रोसिस। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेप जो कोएगुलेटिव है वो भी होता है इसके अंदर, सेकंड वाला जो आपका लिक्विफेक्शन वाला इवेंट्स हैं वो भी होते हैं, मतलब दोनों का मिलाकर ये एक एवरेज टाइप ऑफ का नेक्रोसिस है, इसको हमने कैसियस नेक्रोसिस कहा है।
ठीक है। तो कैसियस नेक्रोसिस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द फोसाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है ना, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई द्वारा जो इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं उनके अंदर आपको ये कैसियस नेक्रोसिस दिखाई देता है। इट शोज फीचर्स ऑफ बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। आपको जो दोनों टाइप के नेक्रोसिस आपने पीछे पढ़े हैं, कोगुलेटिव जो ड्राई था और लिक्विफेक्टिव जिसके अंदर पस वगैरह डल गई थी, ये दोनों के कंबाइंड फीचर्स आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं। डॉस मोटे तौर पर कैसा दिखाई देता है ये? फोसाई ऑफ कैसियस नेक्रोसिस एज द नेम इम्प्लाइज रिजेंबल्स ड्राई चीज। जो सूखा हुआ पनीर होता है उसकी तरह जो इसकी न्यूक्लियस दिखाई देती है। एंड आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं, और वो ग्रेनुलर होता है और येलो रंग का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका पनीर जैसा ड्राई देखने में ये लगता है। ठीक है, और जो सेल डेब्रीज हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर हैं। कुछ मैक्रोफेजेस हैं जिन्होंने उन डेब्रीज को एनगल्फ कर रखा है। ठीक है, और ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होती है, उसके जो सेल्स का जो फोसाई होता है वो वहाँ ये आपको ऐसा नेक्रोसिस दिखाई देगा, जिसको आप कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर आप स्लाइड बनाते हो उसके हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो कैसा दिखाई देगा? द नेक्रोस्ड फोसाई आर स्ट्रक्चरलेस, इनका कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है। इजिनोफिलिक, ठीक है, मतलब आपको ब्लू ब्लू दिखाई देंगे स्टेन से। एंड कंटेन ग्रेनुलर डेब्रीज, इसके अंदर ग्रेनुलर डेब्रीज जो है आपको दिखाई देती हैं। ऊपर आपने डायग्राम के अंदर ये देखिए, ठीक है, यू आर इजिनोफिलिक, ये ब्लू लुक का आता है ना, इसी को इजिनोफिलिक इसी को कहा जाता है। इजिनोफिलिया जब नंबर ऑफ आपके WBC बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू सराउंडिंग टिश्यू शोज करेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो अड़ोस पड़ोस की सेल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है दिखाई देता है। कंसिस्टिंग ऑफ इप्थिलॉइड सेल्स विद इंटरपास्ड ग्रांट सेल्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। तो देखिए कैसा वहाँ सीन दिखाई दे रहा है आपको। यू आर सीइंग दीज सेल्स, ठीक है, इन कैसियस नेक्रोसिस यू आर सीइंग द ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड दिस वाइबल लिम्फोइड टिश्यूज आर आल्सो सीन। तो देखिए ये जो टाइप 3 आपका नेक्रोसिस था, ये पहले दो टाइप के नेक्रोसिस कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के जो लक्षण थे उनको मिलाकर ये कैसियस नेक्रोसिस बनता है। अब हम आते हैं फैट नेक्रोसिस पर। ठीक है, ये जो आपके एडिपोज टिश्यू है उससे जुड़ा हुआ है ये नेक्रोसिस भी। जब वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ सेल्स की डेथ कैसे होती है? इट रेफर्स टू फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन विच अफेक्ट एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू को अफेक्ट करता है क्योंकि फैट वही होता है। दो टाइप का है ये, एंजाइमेटिक एंड ट्रॉमेटिक। एंजाइमेटिक का अर्थ है कि कोई एंजाइम है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो एब्सेंट है, ठीक है, या वो ज़्यादा प्रेजेंट है। और दूसरा ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब किसी को एक्सीडेंट हो गया और फैट वाली सेल इंजर होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो दो प्रकार का ये नेक्रोसिस हो सकता है। पहली स्थिति एंजाइम के साथ, जैसे एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन मोस्ट कॉमन इज एंजाइमेटिक नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम पैंक्रियाइटिस। ठीक है, तो पैंक्रिया आप जानते हो बीटा सेल्स ऑफ लैंजरहैंस होती हैं जो कि इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं। तो एंजाइम हो गया ये, ठीक है, और वो क्या करता है, ग्लूकोज, जितना आप भोजन खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उस ग्लूकोज को अपटेक करती है टिश्यूज और मदद करता है उसमें इंसुलिन। अब अगर इस एंजाइम में गड़बड़ हो जाएगा तो स्थिति गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो एंजाइमेटिक नेक्रोसिस इट इज पिकुलियर टू एडिपोज टिश्यू अराउंड एक्यूटली इन्फ्लेम्ड पैंक्रियास। जब बहुत माइन्यूट, थोड़ा पैंक्रियास का जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश, स्वेलिंग कह लो आप उसको आप कह देते हैं एक्यूट पैंक्रियाइटिस। ठीक है, तो
एडिपोज टिश्यू में होता है अराउंड एक्यूट इन्फ्लेम्ड पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज हैं जिनके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, उनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जो एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर। मैकेनिज्म क्या है, ये होता कैसे है, ये आपका जो फैट नेक्रोसिस है। एंजाइमेटिक लीक फ्रॉम इंजर्ड पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स एंड काज टिश्यू डैमेज। ये जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम लीक होगा कहाँ से, क्योंकि इंजर्ड सेल्स आपने देखा या तो ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या अपने क्या कहते हैं इस एंजाइम की इनएफिशिएंसी से इन्फेक्टेड सेल्स हैं, तो वहाँ ये इन इन्फेक्टेड सेल्स की बात हो रही है। द एक्टिवेटेड लाइपेज एंजाइम जो है डिस्ट्रॉयज फैट सेल्स, ये फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया। एंड लिबरेट्स फ्री फैटी एसिड्स, और ये फ्री फैटी एसिड्स को लिबरेट करेगा। द फैटी एसिड्स कंबाइन विद कैल्शियम एंड आर प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम सोप्स। अब जो पूरी स्थिति है वो इस तरीके से समझिए कि एक्यूट इन्फ्लेम्ड जो आपकी पेंक्रियाज है उसके अराउंड में जो सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स हैं, वहाँ पर दोनों को मिक्स नहीं करना। इंसुलिन का काम एक अलग दिशा में है, कार्बोहाइड्रेट के जुड़ा हुआ है। यहाँ एक दूसरा एंजाइम है आपका लाइपेज एंजाइम, वो एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, फैट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके फ्री फैटी एसिड्स हैं उनको आज़ाद कर देता है। और फ्री फैटी एसिड्स को अगर कैल्शियम मिल जाए, ठीक है, तो वो मिलकर एक सोप बना लेंगे और सेपोनिफिकेशन हो जाएगा वहाँ का, मतलब वहाँ एक साबुन बन जाएगा। इट इज एसोसिएटेड विद अल्ट्रेशन इन द पीएच, और जब पीएच अल्टर होता है तो सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट होती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एंजाइमेटिक नेक्रोसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने इंसुलिन हार्मोन जो है पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है। अगर पेंक्रियाज के साथ कोई समस्या है, ठीक है, तो उस समस्या का नाम है एक्यूट पेंक्रियाइटिस। मतलब जो दाएं बाएं इन्फ्लेम्ड सेल्स हैं, फैटी सेल्स, वहाँ पर लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होकर फैट सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है, उसके फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करता है। वो फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर सोप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम सोप्स में बन जाते हैं। इसी को सेपोनिफिकेशन कहा गया है। माइक्रोस्कोपी क्या है इसकी, हाँ, नेक्रोटिक फोसाई अपीयर एज necrotic foci appear as fat cells with pale shadowy outlines surrounding by an inflammatory reaction। देखिए इन्फ्लेमेशन है, यू हैव सीन एक्यूट पेंक्रियाइटिस के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन है, तो आपको ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पर दिखाई देगा। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, ट्रोमेटिक नेक्रोसिस। ये तो था पहला नेक्रोसिस जो आपने पढ़ा है एंजाइम से जुड़ा हुआ, ठीक है, कि एंजाइम जो एक्टिवेट हो जाता है और एडिपोज टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करके उनमें से फ्री फैटी एसिड्स अलग कर देता है और वो सेपोनिफाई हो जाते हैं, ये ऐसा आपने देखा। अब अगर हम ट्रोमेटिक नेक्रोसिस की बात करें कि डायरेक्ट चोट लग जाए किसी को, किसी के ऊपर पंखा गिर गया या कोई साइकिल लग गई या मोटरसाइकिल से गिर गया और एडिपोज टिश्यू जो हैं वो इंजर्ड हो गई है, ठीक है। अकर्स इन टिश्यू विद हाई फैट कंटेंट लाइक ब्रेस्ट एंड थाई आफ्टर ट्रॉमा। जब ट्रॉमा के बाद, जब मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है, जहाँ जैसी जगह वो गिरा है शरीर के उसी अंग, फैटी अंग के साथ उसकी सेल्स इफेक्ट होती हैं और वहाँ इस टाइप का नेक्रोसिस जो है देखा जाता है, फैटी नेक्रोसिस, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ पिंक स्टेनिंग, ठीक है, फिब्रिन लाइक मतलब एक पिंक स्टेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स रिच है वो, और
सेल्स जो हैं पिंक स्टेन हो जाती हैं। इट यूजली इन्वॉल्व्स आर्टरीज एंड वॉल्स ऑफ आर्टेरियोल्स एंड ग्लोमेरुलाई ऑफ नेफ्रॉन। जो ग्लोमेरुलाई आप जानते हो, आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, किडनी का यूनिट होता है। सीन इन इम्यून मीडिएटेड वास्कुलर इंजरी, कई बार इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी सेल्स को इंजर करता है, ऐसे में ये फिब्रिनोइड नेक्रोसिस वहाँ देखा गया है। कमिंग टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। आपने गैंग्रीन नाम की बीमारी सुनी होगी, जिसके अंदर कई बार अंग भी काटना पड़ जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा के लाता हूँ। ये देखिए, ये ड्राई गैंग्रीन है। ठीक है, ड्राई गैंग्रीन जो पैर पर हो रही है। इसमें हुआ क्या होगा, मतलब जो ब्लड वेसल है ना, वो जहाँ तक आपको पैर ठीक दिखाई दे रहा है वहाँ तक ब्लड पहुँच रहे थे, आगे चल के सप्लाई रुक गई तो ये ब्लैक प्ले कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये आपकी आ गई ड्राई गैंग्रीन, देखिए। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइबल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, माइल्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको इंडिकेट कर रखा है, और देन यू आर सेइंग कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट स्वोलन एंड डार्क लाइन ऑफ आपका डिमार्केशन बिटवीन गैंग्रीनस सेगमेंट एंड आपका विजिबल बाउल इज नॉट क्लियर। और दूसरा आपको माइक्रोस्कोपी दिखाई गई है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द अफेक्टेड बाउल वॉल शफ्ट विद ब्लड वाइल द जंक्शन विद द। चलिए, हम लेफ्ट साइड में जो है वी आर सीइंग द गैंग्रीन, जिसको हम वेट गैंग्रीन बोलते हैं, मतलब यहाँ मॉइस्चर है। वेट गैंग्रीन का एक ही अर्थ है कि यहाँ मॉइस्चर है, और ड्राई गैंग्रीन जैसा आपने ऊपर देखा यहाँ मॉइस्चर नहीं है, मतलब ब्लड सप्लाई खत्म है। तो चलिए, अब हम गैंग्रीन जो है, एक तीसरी जो टाइप की गैस गैंग्रीन और होती है, आप जानते हो, जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो ऐसे में वो गैस गैंग्रीन कह देते हैं उसको, और वो भी बहुत खतरनाक है। गैंग्रीन इज ए डिफिकल्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस। तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज मैसिव नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रीफेक्शन। पुट्रीफेक्शन का मतलब सड़ना किसी चीज़ का। ठीक है, पुट्रीफेक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर डिकम्पोजिशन करते हैं, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फोल स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड गैस। और वो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल पैदा करते हैं, फाउल स्मेल मतलब ऑब्जेक्शनेबल स्मेल। ये दो प्रकार की होती है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ठीक है, एक इसका वेरिएंट है, उसको हम वेट गैंग्रीन का एक वेरिएंट है जिसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं, और वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है उसके कारण होती है। कई बार कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो वेरिएंट है आपका वेट गैंग्रीन का। कम टू द ड्राई गैंग्रीन क्या है, ड्राई गैंग्रीन के कारण है आर्टेरियल ओक्लूजन। अब देखिए, यहाँ से समझिए, आर्टरी का काम है ब्लड पहुंचाना, और ओक्लूजन माने उसका रुक जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैट्स जो हैं, ब्लड जो सप्लाई हो रही थी वो ब्लड वेसल बंद हो गया, ओक्लूजन हो गया। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम पे आ जाओ। मैंने क्या कहा था, इसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये ड्राई पड़ा है। ठीक है, टोस। तो अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कट जाती है, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, क्यों, सेल्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए और उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए। अब दोनों नहीं मिल रही हैं तो नेचुरली ड्राई और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करेंगे और उसे पुट्रीफेक्शन होगा और बहुत ऑब्जेक्शनेबल स्मेल आएगा। नो, ड्राई गैंग्रीन के जो काजेस हैं आपको बताया, आर्टेरियल ओक्लूजन, जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, कट जाती है। साइट कहाँ, लिम्ब। लिम्ब मतलब आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, जनरली इन द डिस्टल पार्ट ऑफ लोअर लिम्स। ज़्यादातर ये कहते हैं कि जो लोअर पार्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर ये ड्राई गैंग्रीन होती है। तो लोअर लिम्ब में आप देख लो, लेग आ जाएंगी, फुट आ जाएगा, टो आ जाएंगी। ठीक है, नो
ये देखने में कैसी दिखाई देती है? ग्रॉस। जब हम ग्रॉस की बात करते हैं ना, तो आपको पहली दृष्टि में जैसा लगता है वो ग्रॉस होता है, ठीक है। तो अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन सिकुड़ा होता है, श्रिवल्ड मतलब मम्मीफाइड। जैसे आपने मिस्र के देशों के अंदर जो पिरामिड थे वहाँ मम्मी रखे जाते थे ना, डेड बॉडी को नमक मिर्च लगा के मसाले रख देते थे, बिल्कुल वैसा लग रहा है ये। एंड डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, रिजेंबलिंग द फुट ऑफ मम्मी। जो मम्मी का फुट होता था बिल्कुल वैसा आपको ये दिखाई देता है, अपन ने डायग्राम के अंदर अभी देखा है। ब्लैक कलर किस वजह से है? आयरन सल्फाइड के कारण ये ब्लैक कलर होता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन का मतलब बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रही है, कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं दे रहा है, इसी को लाइन ऑफ डिमार्केशन कहा जाता है। इज यूजुअली सीन बिटवीन गैंग्रीनस एंड एडजेसेंट नॉर्मल एरिया। जो नॉर्मल एरिया है और जो गैंग्रीनस एरिया है उसके अंदर आपको क्लियर कट डिमार्केशन दिखाई दे रहा है। तो ये ड्राई गैंग्रीन है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए हो गया। ये वेट के एग्जाम्पल हैं, अभी आगे वेट गैंग्रीन आएगा, ठीक है। तो वेट गैंग्रीन की बात करेंगे हम। यूजुअली अकर्स इन मोस्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स। एग्जाम्पल आप ले लो बाउल्स, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन हो गया, लंग हो गए, माउथ हो गया, कहीं भी ये हो सकती है वेट गैंग्रीन, ठीक है। काजेस क्या है? ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज, जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो गई है, इसकी वजह से वो वापस ब्लड कम ले जा पा रही है। द डायबिटिक्स मतलब जिनको शुगर की बीमारी होती है। द गैंग्रीन फुट इज ऑफ वेट टाइप। अब देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बीमारी पड़ी थी ड्राई गैंग्रीन, और आप फुट पर ड्राई गैंग्रीन होती है हम कहते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसको शुगर थी और उसके बाद गैंग्रीन हो गई फुट की, तो उसके केस के अंदर वो फुट की ड्राई गैंग्रीन नहीं होगी, उसका जो गैंग्रीन रहेगा वो वेट गैंग्रीन रहेगा। बिकॉज ऑफ द हाई शुगर कंटेंट इन द नेक्रोटिक टिश्यू विच फेवर्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसका कारण भी बता दिया कि उस पर्सन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, और उन ग्लूकोज जब वहाँ पर है तो वो एज ए न्यूट्रिशन का काम करेगा माइक्रोब्स के लिए, और माइक्रोब्स जो है वहाँ पर उसको और ज़्यादा पुट्रीफाई करेंगे, क्योंकि उनको अब एनर्जी भी वहीं से मिलती है, ठीक है। तो ग्रॉस हमें कैसा दिखाई देता है ये आपका वेट गैंग्रीन? द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट, क्योंकि गीला है, स्वोलन, इन्फ्लेमेशन तो होगा, पुट्रिड। ड्राई गैंग्रीन में देखिए श्रिंक हुआ था, ड्राई गैंग्रीन में श्रिंक हुआ था, और इसके अंदर स्वोलन है, पुट्रिड, ठीक है, रोटन एंड डार्क, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे करेक्टर आपको इस गैंग्रीन के अंदर दिखा रखे हैं, ठीक है। वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। देखिए वो पुट्रीफाई हो रहा था लेकिन वो ड्राई था, ठीक है। चलिए लेट अस प्रोसीड विद गैस गैंग्रीन। अब तीसरा आपका आ जाइए, लास्ट वन इज द गैस गैंग्रीन। तो क्लोस्ट्रीडियम है, आप जानते हो जिसकी वजह से ये होता है। गैंग्रीन काज्ड बाय इन्फेक्शन विद गैस फॉर्मिंग अनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम। तो नेक्स्ट टाइप, सेवंथ टाइप जो है आपका गुमाटस नेक्रोसिस है। द नेक्रोसिस, द नेक्रोटिक टिश्यू इज फॉर्म एंड रबरी, मतलब थोड़ा इलास्टिक नेचर की होती है। एंड द ओरिजिनल आर्किटेक्चर कैन बी सीन ऑन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओरिजिनल आर्किटेक्चर मतलब जैसे हिस्टोलॉजिकल, जैसे सेल के टाइप हैं वैसे ही सेल के टाइप को पहचाना जा सकता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन सिफिलिस, जो सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, उसके अंदर ये जो है ऐसा दिखाई देता है। नाउ लेट अस कम टू अनदर टाइप ऑफ, so here we have covered the 7 types of necrosis, ठीक है। कि जब बीमार होता है तो अलग अलग अंगों के अंदर सेल का नेक्रोसिस का अलग अलग प्रोसीजर है, उसी के आधार पर हमने इनको जो है नाम दिए थे। तो 7 टाइप के नेक्रोसिस जो हमने पढ़े, उसमें जो फर्स्ट वन था
दैट वाज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा था लिक्विफेक्शन या क्वालिटेटिव नेक्रोसिस था, तीसरा आपने पढ़ा कैसियस नेक्रोसिस जो ड्राई पनीर जैसा होता है, फिर आपने फैट नेक्रोसिस पढ़ा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस पढ़ा, फिर आपने गैंग्रीनस नेक्रोसिस पढ़ा और उसके बाद में आपका गोमेटस नेक्रोसिस पढ़ा। अब हम आते हैं एपोटोसिस के ऊपर। इसको आपने बोलना है, एक दूसरे पी को बोलना नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में आपको एपोटोसिस लिख के दिया है, ठीक है, एपोटोसिस नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो चलिए, ए टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच सेल एक्टिवेट एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए। एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, अपनी न्यूक्लियस के डीएनए को खत्म करता है, एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, जो न्यूक्लियस के प्रोटीन है और साइटोप्लाज्म के प्रोटीन है, दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसको आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन के अंदर भी होता है ये, क्योंकि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका डेड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी फिजियोलॉजिकली आप देखोगे तो उसके तो नेक्रोसिस के कारण तो सारे के सारे जो थे पैथोलॉजिकल थे, लेकिन एपोटोसिस के फिजियोलॉजिकल कारण भी हैं और पैथोलॉजिकल कारण भी हैं। तो फिजियोलॉजिकल कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास में, इसमें एपोटोसिस इज ए फिजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट एडल्टहुड। तो एम्ब्रियोजेनेसिस या एपोटोसिस जिंदगी भर ऐसे चलता रहता है। इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिक सिचुएशन एसोसिएटेड विद दिस एपोटोसिस आर, सबसे पहले देखिए, मैंने लेफ्ट साइड एक हाथ बनाया, राइट साइड में आपको फिंगर दिखाई दे रही है, लेफ्ट में आपके अंदर। तो ये जो वेब फॉर्मेशन होता है ना, तो इस वेब को जो सेल्स हैं अगर दिखाई नहीं देती तो ये एपोटोसिस का ही कमाल है, जिसकी वजह से हमारे हाथ की अंगुलियां इन एम्ब्रियो फॉर्म जब थे तब ये अलग अलग हो गई थी, मतलब लाइफ शुरू होने के साथ ही ये शुरू हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ सेल्स आफ्टर विड्रॉल ऑफ हार्मोनल स्टिमुलाई, जैसे हार्मोन का स्टिमुलस खत्म हो गया तो एलिमिनेशन ऑफ सेल्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, ड्यूरिंग सेल ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल माहवारी, जो मंथली मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें आपने देखा है कि ये जो सेल्स हैं दे आर क्या कहते हैं, ब्रोकन और ब्लीडिंग स्टार्ट, ठीक है। दिस हैपन्स आफ्टर एवरी 28 डेज। तो ये देखिए आपकी नॉर्मल सेल है, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, एक लेफ्ट साइड में आपको नेक्रोटिक रूट दिखा रहा है और राइट साइड में आपको एपोटोसिस। देखिए लेफ्ट साइड जो है इसमें इंजरी होती है, ये ब्लेब्स बनते हैं, सेल स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये है नेक्रोसिस, जो आप पीछे 7 टाइप देख कर आए हो, वो इस तरह से सेल की डेथ होती है। लेकिन जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है उसके अंदर कुछ जीन्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, सेल के जो अपने उनके काउंटर पार्ट हैं उनको, और फिर वो एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएंगे और वो एपोप्टोटिक जो बॉडीज हैं उनको एक मैक्रोफेज है वो उसको निगल लेगा, उसको फैगोसाइट कर जाएगा। देखिए पहली लेफ्ट साइड जो है वो नेक्रोसिस है, जैसे शरीर की स्थिति है उसके हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे उस टाइप का नेक्रोसिस होगा। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में जैसा जीन एक्टिवेट किया जाएगा वो अपना काम करेगा और जिस सेल की डेथ की आवश्यकता है हो जाएगी। लेफ्ट साइड नेक्रोसिस जो है ये टिश्यूज में बहुत सारी सेल्स को एक साथ खा जाता है, और एपोटोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इवन एक सिंगल सेल को लेकर, ठीक है, उस सिंगल सेल को किल करता है। ये आपका जो एपोटोसिस है, इसमें इनिशिएटर्स ऑफ एपोटोसिस ट्रांसमेम्ब्रेनस इंट्रासेलुलर, मतलब जो ये क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके मेम्ब्रेन के अंदर इनिशिएटर्स होते हैं एपोटोसिस के। फिर रेगुलेटर्स जैसे BCL2 रेगुलेटर है, इससे संबंधित जीन इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो दो, एक आपका फास्ट रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल करती है, या DNA डैमेज जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी या फ्री रेडिकल्स, ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ कैस्पेसिस के जो एंजाइम होते हैं दे लीड टू द
रिलीज ऑफ सिट्रीमाइड या जो TP53 P53 बक्स नाम का जो एंजाइम है वो इस काम को अपने हाथ में ले लेता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी होती है उसमें से ये रिलीज होने के बाद डीएनए को डैमेज करते हैं, और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो पीछे कुछ बचा नहीं सेल के पास, ठीक है, तो उस सेल की जो है डेथ हो जाती है और वो एपोटोसिस हो गया। उसके बाद वो डेब्रीज है उसको एक मैक्रोफेज निगल लेगा। ये जनरल मैकेनिज्म है। अब इसको हमने डिटेल के अंदर देखना है। इसके 4 स्टेप हैं, तो मैं आपको वही समझाऊंगा। एलिमिनेशन ऑफ सेल आफ्टर विड्रॉल ऑफ ट्रोपिक स्टिमुलाई, जैसे न्यूट्रोफिल्स है इन एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, लिम्फोसाइट्स आफ्टर इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, दीज आर सीन। देन coming to the, just a minute, I will deal with the mechanism. My mobile is going out of power, that's why I have to connect the charger. Just a minute, otherwise I will. Okay, now come to now, yes please। फॉलोइंग इवेंट्स जो आपका नेक्रोसिस जो एपोटोसिस है उसका मैकेनिज्म है, हमें वो मैकेनिज्म स्टडी करना है। एपोटोसिस इज ए फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जीन्स हैं उनकी मर्जी से ऐसा हो रहा है, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। फॉलोइंग इवेंट्स सम अप द सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन एपोटोसिस, कहते हैं ये 4 स्टेप हैं जो अपने आप में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो इसका डेथ होता है सेल का। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएटर्स ऑफ एपोटोसिस। जो एपोटोसिस है उसको इनिशिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स सबसे पहले वो कांटेक्ट में आएंगे। फिर रेगुलेटर ऑफ एपोटोसिस, जिन्होंने उसकी स्पीड को रेगुलेट करना है। तीसरा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, फाइनल अब वो मैकेनिज्म जिसके माध्यम से सेल की डेथ होती है। और चौथा है फैगोसाइटोसिस, जो सेल डेब्रिज बची हैं जब न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा उसके बाद में इसको निगल लिया जाएगा। तो ये चारों स्टेप जो है हम 1 बाय 1 जो है इसको देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एपोटोसिस, तो आपने इन चारों को स्टेप को एक्सप्लेन करना है। इनिशिएटर्स, रेगुलेटर्स, पीसीडी और फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फर्स्ट, इनिशिएटर्स ऑफ एपोटोसिस, स्टिमुलाई फॉर signaling programmed cell death act either at the cell membrane और intracellularly, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर एक्ट करता है ये, ठीक है, या साइटोप्लाज्म के अंदर एक्ट करेगा। दे इंक्लूड एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेल सर्वाइवल, एग्जांपल एब्सेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस। अगर कोई पर्टिकुलर स्टिमुलाई अगर सेल को नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसका मतलब है वो स्टिमुलस एब्सेंस है। अगर ये नहीं है तो उसके बदले में कोई दूसरा मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे देखते हैं कि एक एग्जांपल हो, जैसे आप इंसुलिन अगर बॉडी में रिलीज नहीं होगा, क्या होता है, इंसुलिन का स्टिमुलाई नहीं मिल रहा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो ये होगा ना, भी एक स्टिमुलाई इंसुलिन नहीं मिल रहा इसीलिए लेवल बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जब कोई स्टिमुलस एब्सेंस होगा, ठीक है, तो जो नॉर्मल एक्शन के लिए चाहिए उनकी एब्सेंस में क्या होगा, कोई हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर या साइटोकाइन है वो रिलीज होंगे। ऐसा बॉडी का मैकेनिज्म है। दूसरा जो इसका पार्ट है, एक्टिवेटर्स ऑफ एपोटोसिस। जो एपोटोसिस को एक्टिवेट करते हैं वो कौन है, ठीक है। एग्जाम्पल रिसेप्टर्स फॉर TNF अल्फा। ये TNF होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, ठीक है। ये इसको मैक्रोफेजेस या नेचुरल किलर सेल्स या लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं। इट इज ए मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन होती है ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे एक्टिवेटर्स हैं। अगर TNF अल्फा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये रिलीज हो गया, तो इसका काम क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ये,
तो जैसे ट्यूमर्ड सेल्स की जैसे डेथ होती है उसी मैकेनिज्म से वो नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर इंट्रासेलुलर स्टिमुलाई इंक्लूड्स जैसे हीट, रेडिएशन, हिपोक्सिया, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो अंदर से रिस्पॉन्स आता है सेलुलर का, वो स्टिमुलस आता है, जैसा स्टिमुलस आया उसके अकॉर्डिंग सेल्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। अब हम बात करेंगे रेगुलेटर्स ऑफ एपोटोसिस। जब एक बार इनिशिएशन हो गया तो कहानी किसके हाथ में? इनिशिएशन माने स्टार्ट करना। अगर ये नहीं था तो ये हो गया, अगर ये नहीं था तो ये हो गया, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप रोजाना एक सीट पर बैठते हो, बगल की सीट हमेशा भरी रहती है, आपका बैठने का मन होता है, एक दिन वो स्टूडेंट नहीं आया, आप वहां बैठ गए, तो क्यों बैठ गए? आपका स्टिमुलस क्या था? वो सीट थी, लेकिन स्टिमुलस बैठे कब? जब हाँ यार आज खाली पड़ी, आज बैठ जाता हूँ। तो इसीलिए इनिशिएटर क्या है? जब एक कोई इवेंट नहीं हो रहा तो उसके बदले में फिजियोलॉजिकली दूसरा इवेंट होना ही होना है, ठीक है। तो इनिशिएशन माने स्टार्टिंग। तो जब कोई ये कमी आती है उसी उसी से जो है एक पर्टिकुलर एपोटोसिस का इनिशिएटर काम शुरू करता है। रेगुलेशन ऑफ आपके एपोटोसिस पर आइए। अब आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एपोटोसिस नेक्स्ट कम्स द phase in which certain protein convert death signals to the फाइनल प्रोग्राम्ड सेल डेथ। डेथ के कुछ सिग्नल आए हैं, कुछ इशारे आए हैं, कुछ जीन के रूप में, कुछ जीन ने कुछ रिलीज करवा के भेजा है, ठीक है, उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, उसका जो काउंटर मॉलिक्यूल है वो तैयार हो रहा है, इसका मतलब उस सिग्नल को पढ़ा जा रहा है कि अब इस सेल की जो है डेथ करनी है। दीज रेगुलेटर्स रेगुलेटर प्रोटीन्स, मतलब ये प्रोटीन से नेचर होते हैं, ये जो आपके सिग्नल्स हैं। तो अब देखिए BCL2 इज ए प्रोटीन इज ए ह्यूमन काउंटर पार्ट ऑफ CED9 सेल डेथ जीन फाउंड इन निमेटोड्स। ये निमेटोड्स के अंदर एक जीन पाया जाता है, ठीक है, उसके बदले ह्यूमन बींग्स के अंदर BCL2 नाम का ये जो जीन है ये पाया जाता है, ठीक है। सो वो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन ये BCL2 प्रोटीन है जो, इसको इशारा कौन करेगा? ये खुद रिलीज होगा बी लिम्फोसाइट से, ठीक है। बी जो BCL2 है, दिस इज बीटा सेल लिम्फोसाइट 2, ठीक है, इज लोकेटेड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपने देखा है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो बाहर वाले मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये लोकेट होता है, ठीक है। अब रेगुलेट्स द एपोप्टोटिक प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू सम अदर रिलेटेड प्रोटीन। कुछ और प्रोटीन हैं, अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो इसका मतलब इशारा है कि BCL2 आप अपना काम शुरू करो, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, बक्स एंड बार्ड, ठीक है, ब्रोकन एज डिजाइंड, BAD का मतलब फॉर प्रमोटिंग एपोटोसिस एंड BCLXI फॉर इनहिबिटिंग एपोटोसिस। देखिए अब इसका समरी इतने में समझो कि बक्स या BAD नाम के, ठीक है, अगर प्रमोटर मॉलिक्यूल आ गए, वो BCL2 को कह रहे हैं कि अब सेल डेथ करनी है। और सपोज अगर BCL9, ठीक है, अगर प्रोटीन रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये फैमिली का ये मेंबर रिलीज होता है, ये कहेगा भाई नहीं सेल डेथ नहीं करनी, आप इनहिबिट करो एपोटोसिस को, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स एंड बैड जो है, बैड से मतलब आप BAD बैड मैंने गंदा याद रख लो, ठीक है। तो बैक्स एंड बैड जब प्रेजेंट है वो नेगेटिविटी के लिए है, वो सेल डेथ को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन BCL9 जो है अगर ये रिलीज होता है तो ये इनहिबिट करेगा, एपोटोसिस होने नहीं देगा, सेल डेथ होने नहीं देगा, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट BCL2 बाइंडिंग, ये देखिए बॉक्स 2 एंड बॉक्स एंड BAD ये प्रमोट करेंगे, BCL9 जो है इनहिबिट करेगा एपोटोसिस को। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट BCL2 बाइंडिंग प्रोटीन in the cytoplasm is the pro-apoptotic protease activating factor
अल्फा 1। अब देखिए प्रो एपोप्टोटिक का मतलब क्या है? प्रो का मतलब जो मदद करने वाला है, जो जहां प्रोस लगा हो ना, उस सामने वाले शब्द के हक में होती है वो बात। तो एपोटोटिक मतलब एपोटोसिस के हक में है अगर APAF1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसको आप एक्टिवेटिंग फैक्टर कहेंगे। द नेट इफेक्ट on the mitochondrial membrane is thus based on the pro-apoptotic and anti-apoptotic membranes of the BCL2 protein family। जो BCL2 प्रोटीन फैमिली है, ठीक है, वो किसको पहचान करेगी? वो प्रो एपोटोटिक एंड एंटी एपोटोटिक मेंबर्स की पहचान करेगी। अगर प्रो का मतलब है, मतलब एपोटोसिस को फेवर करना है, एंटी का मतलब एपोटोसिस को फेवर नहीं करना है, ठीक है। ये कौन करता है? ये जो साइटोसोल के अंदर प्रो एपोटोटिक प्रोटीएज एक्टिविटी है, वो इसको इशारा करती है, मतलब उसका मौजूद होना इसको एहसास कराता है कि अब एपोटोसिस को आगे बढ़ाओ। जब वो एब्सेंट है तो नहीं। फिर एक इसके अलावा बिसाइड्स BCL2 अदर इम्पोर्टेंट रेगुलेटर जो प्रोटीन्स ऑफ एपोटोसिस है, TP इन ब्रैकेट P53 प्रोटीन है, ठीक है। फिर कैस्पेसिस हैं, ठीक है, बॉक्स है, देन सर्टेन वायरस हैं, अगर वो मौजूद हैं तो इसका मतलब सेल डेथ करनी पड़ेगी, जैसे एडिनो वायरस हो गए, पेपिलोमा वायरस हो गए, हेपेटाइटिस B वायरस हो गए, ठीक है। तो देखिए BCL2 के अलावा, ठीक है, अगर TP आपका P53 प्रोटीन मौजूद है, इट इज इंडिकेटर कि अब कैस्पेसिस का रिलीज होना या कोई बॉक्स या सर्टेन वायरसेस हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब जरूरी हो जाती है सेल की डेथ। तो देखिए पहले में आपने पढ़ा सेल आपके एपोटोसिस के इनिशिएटर्स, दूसरे में आपने देखा रेगुलेटर्स। रेगुलेटर में मोटी सी बात ये है कि एपोटोसिस को फेवर करना है या एपोटोसिस को फेवर नहीं करना है। अगर उसको फेवर करना है तो एपोटोसिस होगा, और अगर नहीं करना तो वो रुक जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। सो फाइनल आउटकम ऑफ एपोटोटिक रेगुलेटर्स इन द इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पाथवेज। ये आपको रूट बताए गए हैं, जो ऊपर पीछे इस डायग्राम के अंदर भी है। यहाँ पर ये देखिए दो पाथवे, फास और DNA डैमेज, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कम टू द थर्ड स्टेप हियर। फाइनल आउटकम ऑफ एपोटोटिक रेगुलेटर्स इन इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पाथवेज। फर्स्ट इज फास रिसेप्टर एक्टिवेशन। सेल सरफेस रिसेप्टर FAS in bracket CD95 is present on cytotoxic CD8 plus T cells. On coming in contact with the target cell, the FAS receptor जो है वो activate हो जाएगा. It will be activated. This leads to the activation of caspases and subsequently proteolysis. तो caspases क्या है? This they will lead to the you can say they will initiate the death, and this proteolysis means the cell would be broken into the debris, and after that macrophages will engulf them. इसका मतलब जो कभी सेल थी वो खत्म हो गया, उसका जो पार्ट यूटिलाइज करना था वो आगे यूटिलाइज कर लिया बाय माइक्रोफेजेस। नाउ कमिंग टू द सीरामाइड जनरेशन। तो एक रूट में तो आपने फास रिसेप्टर का एक्टिवेशन होना देखा, दूसरा आपका आता है सीरामाइड जनरेशन। अगर सीरामाइड जनरेट हो जाए ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीरामाइड इज जनरेटेड, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइसिन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये रिलीज करवाता है सीरामाइड को। सीरामाइड इज इम्प्लीकेटेड इन फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी। जो माइटोकॉन्ड्रियल फर्दर इंजरी होनी है
माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी क्यों होनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपने देखा है कि ये जो इनिशिएटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वहां छुपे हुए होते हैं, और फिर आपने आगे चल के ये भी देखा था साइटोसोल में भी ये होते हैं। अब बात आती है डीएनए डैमेज की। तो मोटी सी बात है कि अगर किसी सेल को खत्म करना है तो उसकी न्यूक्लियस को खत्म कर दो, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब खत्म हो जाएगी मतलब पूरे पूरे क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे। जब पूरे क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे, ना कोई इनिशिएटर बचेगा ना कोई रेगुलेटर बचेगा, सेल को प्रोटियोलाइज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डीएनए डैमेज, डैमेज टू डीएनए, damage to DNA is produced by various agents such as ionizing radiation, then chemotherapeutic agents, then activated oxygen species lead to apoptosis. DNA damage affects nuclear protein जिसको P53 अपन ने पीछे अभी देखा था, P53 बोलते हैं जिसको, which induces the synthesis of cell death promoting protein box. ये अभी अपन ने देखा है पीछे थोड़ी डिस्कशन के अंदर, ये जो सेकंड पॉइंट था, जो बॉक्स जहां मौजूद है, ये देखिए बॉक्स और बेड जहां मौजूद है, इसका मतलब एपोटोसिस होना है। और BCL 11 प्रेजेंट है, मैंने 9 बोल दिया था गलती से, शायद ये 11 है भाई, ठीक है, 11 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एपोटोसिस नहीं करना। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है इस स्टेप के अंदर, जो आपका सी स्टेप है इसका डीएनए डैमेज का, यहाँ TP53, ठीक है, P53 इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ सेल डेथ, और वो प्रमोशन किसको देता है, वो बॉक्स को आगे लाता है। मैंने बताया ना, बॉक्स एंड BAD आर द टू प्रोटीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर प्रो एपोटोटिक, मतलब वो एपोटोसिस को होने देना चाहते हैं, दिस इज द मीनिंग। तो लास्ट जो इसका मैकेनिज्म का चौथा स्टेप है दैट इज फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब निगलना होता है, ठीक है। द डेड एपोटोटिक सेल्स एंड देयर फ्रैगमेंट्स possess cell surface receptors which facilitate their identification by adjacent phagocytes. जो phagocytes मौजूद हैं they will engulf, वो उसको हजम कर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपने नेक्रोसिस भी पढ़ा और एपोटोसिस भी पढ़ा, ठीक है। नेक्रोसिस में कैसी बीमारी है, शरीर के कौन से भाग में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, वहाँ का बायोकेमिकल इन्वायरमेंट क्या है, या कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है, या फैट इन्वॉल्व हो रहा है, या प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके आधार पर अलग अलग टाइप के आपने नेक्रोसिस के टाइप देखे थे, ठीक है। लेकिन जो एपोटोसिस है वो आपने देखा कि ये जीन्स का कमाल है, सेल्स की प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जैसा बायोकेमिकल एनवायरनमेंट इसको मिलता है, ठीक है, उसकी पहचान ये कर लेता है कि ये एपोटोसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंगली जो सेल की डेथ प्रोग्राम्ड मतलब डिटरमिन्ड तरीके से कि हाँ इस तरीके से इसकी डेथ होगी ही होगी। तो अब थोड़े से अंतर अगर हम देखना चाहें, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एपोटोसिस लिया और राइट हैंड साइड में नेक्रोसिस लिया है। तो एपोटोसिस क्या है, एपोटोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ठीक है। आपने देखा है प्रोटीन्स का अवेलेबल होना, एक BCL2 जीन है उसका, उसको पहचान लेना और बॉक्स को या बार्ड को प्रमोट कर देना, या उनको प्रमोट करने की बजाय आपका INF 11 जिसको मैंने 9 बोल दिया था, BCL 11 गलती से बोल दिया था, 9 मैंने, BCL 9 मतलब अगर उसको प्रमोट करना है तो इसका मतलब एपोटोसिस को रोकना है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जो नेक्रोसिस है सेल डेथ अलोंग विद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स रिलीज करती हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से जो सेल की डेथ होती है। और कॉजेटिव एजेंट क्या है, जो एपोटोसिस है ये फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक दोनों होता है, ठीक है। मतलब जो एपोटोसिस है बिना बीमारी के भी चलता रहता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती रहती है, और जब बीमारी होती है तब कई बार क्लीनिंग में जो है हेल्प करता है दिस एपोटोसिस। लेकिन जो नेक्रोसिस है इसके कारक क्या है, बीमारी है, वो किस प्रकार की बीमारी, आपने देखा था ब्रेन के अंदर स्केमिया था,
ठीक है। फिर आपने टॉक्सिन्स देखे थे, एब्सेस के केस के अंदर आपने टॉक्सिन्स देखे थे। देन कमिंग टू मॉर्फोलॉजी की, देखने में कैसा लगता है। एपोटोसिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। फिर सेकंड पॉइंट, डेथ ऑफ सिंगल सेल। एपोटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो संबंधित एक सेल जिसके अंदर कोई गड़बड़, जो बायोकेमिस्ट्री जिसकी बदलाव हुआ है, जिसके अंदर कोई चेंज हुआ है, उसी पर्टिकुलर सेल की ही डेथ होगी, ठीक है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर आस पड़ोस की जो सेल्स होती हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ मैनी एडजेसेंट सेल अकर्स। तीसरा जो मॉर्फोलॉजी में अंतर हो सकता है वो सेल श्रिंकेज का। आपने देखा कि एपोटोसिस के अंदर सेल श्रिंक करती है, जबकि यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है नेक्रोसिस में, तो सेल स्वेलिंग इनिशियली होती ही होती है। देन कमिंग टू द फोर्थ डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी, साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स ऑन द मेम्ब्रेन। जो आपने पीछे डायग्राम, एक कंपैरेटिव डायग्राम जो है ना, ये देखिए, ये ब्लब्स हैं, ये ब्लब्स जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ एपोटोटिक बॉडीज बनती है, यहाँ ब्लैब फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ जो है मेम्ब्रेन डिसरप्शन होगा, या ब्लैब्स नहीं बनेंगे, मेम्ब्रेन रप्चर होगा। एपोटोसिस के अंदर एपोटोटिक बॉडीज फॉर्म होती हैं, यहाँ डैमेज्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन को। देन क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होता है। एपोटोसिस में तो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर जो न्यूक्लियर है वो डिसरप्शन हो जाता है बिल्कुल। और एपोटोसिस में फैगोटाइसिस ऑफ एपोटोटिक बॉडीज बाय मैक्रोफेजेस। अब आपने देखा एपोटोसिस के अंदर एपोटोटिक बॉडीज बन जाती हैं जिनको मैक्रोफेजेस खा लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नेक्रोसिस के अंदर सेल डेब्रीज बचती हैं, आउटर लाइनिंग बची हुई रहती है उसकी, और अंदर की जो डेब्रीज हैं उनको मैक्रोफेजेस निकलते हैं। यहाँ पर आपने देखा एपोटोटिक बॉडीज को निकलते हैं। और कमिंग टू द आपका मॉलिक्यूलर चेंजेस क्या क्या आते हैं इसके अंदर, लाइसोसोम्स एंड अदर ऑर्गन्स एज इट इज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, ठीक है, वो उससे रिलीज होते हैं। इसमें लाइसोसोमल ब्रेकडाउन विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्रोसिस के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम जरूरत से ज़्यादा लाइसोसोम से रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा गया है। थोड़ी सी इमरजेंसी है, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ दिया, वो सारी सेल को खा गए, ठीक है। और फिर जेनेटिक एक्टिवेशन बाय प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोसप्रेसर जीन्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड टारगेट सेल किलिंग। देखिए, ये स्मार्ट काम है जो जेनेटिक एक्टिवेशन है, या तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, ऑन्कोजीन होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब ऐसा जीन जो है जग चुका है, जो चाहता है कि सेल्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है। फिर दूसरा है ऑन्कोसप्रेसर जीन, या ऑन्कोसप्रेसर जीन आ गया जो चाहता है कि नहीं, और प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके माध्यम से जो है स्मार्ट काम है इस सेल डेथ को, एक इंडिविजुअल सेल की डेथ करवाना, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ लाइसोसोमल ब्रेकडाउन विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यहाँ आप देखते हो कि लाइसोसोम्स ब्रेकडाउन होते हैं और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक साथ काम पे लगा दिया और उन्होंने सारी सेल खत्म कर दी, कोई स्मार्ट काम नहीं किया। देन सेल डेथ ऑफ एटीपी डिप्लीशन, मेम्ब्रेन डैमेज, देन फ्री रेडिकल इंजरी, ये सारी चीज़ें जो हैं मल्टीपल जो एजेंट्स हैं मिलकर जो सेल डेथ करते हैं। नाउ दिस इज ए टेबल, apoptosis and necrosis, this is the same points which I have repeated. So programmed cell and coordinated cell death है उसकी apoptosis में, whereas necrosis cell death along with degradation by hydrolytic enzyme उनकी मदद लेकर। causative agent आपने देखा फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक होंगे, और यहाँ पर ज़्यादातर पैथोलॉजिक कारण ही होती है नेक्रोसिस में, जैसे हिपोक्सिया,
इस्केमिक आपने CNS में देखा था। देन टॉक्सिन्स हो गए, जितने वायरस, बैक्टीरिया, दीज कैन दे विल लीव द टॉक्सिन्स एंड दे विल प्रेसिपिटेट द कंडीशन। फिर मॉर्फोलॉजिकली आपने देखा था कि एपोटोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, डेथ ऑफ सिंगल सेल होती है, सेल श्रिंकेज होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स मेम्ब्रेन में बनते हैं, एपोटोटिक बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, क्रोमेटिन जो इसमें कंडेंस होता है, और जो फैगोटाइसिस होता है वो एपोटोटिक बॉडीज का होता है। जबकि नेक्रोसिस को मॉर्फोलॉजिकली आप देखेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता ही होता है, और जो ज़्यादा सेल्स की डेथ होती है, सेल स्वेलिंग यहाँ होती ही होती है, मेम्ब्रेन डिसरप्शन होता है, सेल जो ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, न्यूक्लियर डिस्पर्शन जो है डिसरप्शन होता है, देन फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिस बाई मैक्रोफेजेस। ठीक है, और लास्ट में आपने मॉलिक्यूलर चेंजेस देखा था, लाइसोसोम्स और अदर ऑर्गेनल्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट काम है तरीके से सेल को डेथ करवाना। लाइसोसोमल ब्रेकडाउन है वो एकदम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को छोड़ देता है, जिससे एक सेल की डेथ 100% होनी ही होनी है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है दे विल डाइजेस्ट whole cell. Then genetic activation by proto-oncogene or this oncosuppressor genes and cytotoxic T cell mediated जो टारगेट सेल किलिंग है। तो आप देखेंगे एपोटोसिस इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर एक सेल की डेथ होनी है तो एक की होनी है, वो इट इज in the you can say hands of the genetic regulation and biochemistry of the body, whereas this necrosis shows the idiotness and cell death by ATP degradation, membrane damage and free radical injury. So this is all about apoptosis and necrosis. So dear students, this lecture has gone a little longer, so I hope you will combine this lecture with the first one, and these two lectures covers the intracellular accumulations. ठीक है, जो पहला हिस्सा आपने किया था उसमें इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन देखे थे, दूसरे हिस्से के अंदर जब वो एक्यूमुलेशन चल रहे होती है साथ साथ में सेल को साफ करने की तैयारी भी चल रही होती है कि एपोटोसिस करना है या नेक्रोसिस है, जो भी रूट है, ठीक है, उसके माध्यम से ये चलता रहता है। और एपोटोसिस आप हमेशा याद रखें, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जब से गर्भ धारण होता है तब से ये शुरू हो जाता है। अगर हमारी फिंगर्स हैं हाथ की अलग अलग, तो इसके अंदर जो वेब फॉर्मेशन नहीं हो पाया, ठीक है, वो किसकी वजह से नहीं हो पाया, वो एपोटोसिस। सो एपोटोसिस इज ए बून फॉर अस। ठीक है, तो होप all of you are getting the things and you are happy at your home and you are healthy at your home. Convey my regards to your parents. If you have any problem, please WhatsApp on this my number 79882 66788. Thank you very much.